नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण परिचय पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है वर्ण परिचय। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो उसे कहते हैं वर्ण। वर्ण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ध्यान दीजिए, जैसे अपन ने क लिखा, क में क्या मिला हुआ है? ए। हम क का बोलते हैं क में ए आ गया, लेकिन हम ए बोलते हैं तो चाहे 5 मिनट तक बोलते रहो, ए ही बोलता रहेगा ए। तो दोस्तों, क का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, ए का उच्चारण स्वतंत्र होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे होते हैं स्वर, और जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से, ये स्वर है इसकी सहायता से होता है, वो होता है व्यंजन। यदि स्वर नहीं होते हैं तो व्यंजना का उच्चारण कभी भी नहीं होता, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन होते हैं वो परतंत्र होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। परीक्षा में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में व्यंजन है। जैसे हमारा क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में व्यंजन है, और उसने ये दे दिया, जैसे क दे दिया, पे दे दिया, मैं दे दिया और ले दे दिया। तो दोस्तों, हमारा यही उत्तर है, क्यों? जिसमें हलंत लगा हुआ होता है वो हमेशा पूर्ण व्यंजन होता है, जबकि इन सभी में स्वर भी मिला हुआ है। तो उत्तर कौन सा का? ये वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। आज हम आपको स्वर प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखिए, आपके सामने यहाँ पर स्वर होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वे होते हैं स्वर। यहाँ पर स्वर देखिए, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर होते हैं 11। जैसे परीक्षा में ऐसे भी मान लीजिए पूछ लिया जाता है, या वैसे आज पढ़वा लिया जाता है, जैसे ये वाला है, अब इसको भाई पढ़िए ये क्या है, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? समझ में नहीं आता। पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, समय ज्यादा लगता था। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए हमेशा इनका रूप चेंज कर दिया गया। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये क है। अब क में ये एक ही मात्रा लगी हुई है, ये वाली क्या होती है? मात्रा होती है। तो हमने ये मात्रा लगा ली। फिर इसके बाद में ल है, ल में किसी मात्रा है? आ की मात्रा अपन ने लगा लिया। अब देख लो, कुछ ही सेकेंडों में हमने पढ़ लिया। तो इनको क्या कहते हैं? मात्रा। मात्रा किस में लगाई जाती है? व्यंजनों में। जैसे के व्यंजन है और व्यंजन में अपन ने स्वर की मात्रा लगा दी, आसानी से पढ़ लिया। इसकी परिभाषा होगी, व्यंजन में लगकर स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अब परीक्षा में आपसे पूछ ले जाए भाई मात्रा कितनी होती है, आपका मात्रा दिखाई दे रही है, तो दोस्तों यही मात्रा है, और भी मात्रा है। तो मात्रा और भी होती है। ये हमारी मात्रा तो है 10, इनके अलावा इसका बोलते हैं हम अनुस्वर, इसका बोलते हैं हम विसर्ग, और इसका बोलते हैं हम चंद्र बिंदु। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अनुस्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण नाक से होता है वो हमेशा अनुस्वर होता है। जैसे अपन ने चंदन बोला, और इसके अलावा चांद बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो चंदन को नाक बंद करके बोलेंगे तो आसानी से उच्चारण नहीं होता। क्यों? कि इसके नाक से बोलने पर गुदगुदी होती है। तो जिन इसकी परिभाषा हो गई अनुस्वर की, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है वे होते अनुस्वर। तो यहाँ पर जैसे चंदन हो गया, जैसे आ जाता है पंकज, जैसे हो गया गंगा, तो ये क्या होते हैं? अनुस्वर होते। अब हम दूसरा ले लेते हैं चंद्रबिंदु। इसको क्या है? कहते हैं चंद्रबिंदु। एक बार पुनः इधर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ ले जाता है कि कुल मात्रा कितनी होती है, तो कुल मात्रा तो होती है 13 है। और अगर ऐसे पूछ लिया जाता है भाई मूल मात्रा कितनी होती है, मूल मात्रा, तो मूल मात्रा होती है 10। आपके सामने 10 देखो, एक ही कोई मात्रा नहीं होती। आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका नामकरण अलग होता है, इसको बोलते हैं अनुस्वर, जो आपको अभी बताया। दूसरा नंबर का हो गया चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु कहाँ होता है? हमेशा जिनका उच्चारण मुख और नाक से होता है वे होता है चंद्रबिंदु। जैसे अपन चांद बोल देते हैं, आसानी से उच्चारण हो जाता है। ये बोलते तो मुंह से है, परंतु अनुस्वर का उच्चारण तो नाक से होता है।
और चंद्र बिंदु में हमको नाक की बोलने में आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती। जैसे चांद हो गया, जैसे हो गया गांव, इसको नाक बंद करके बोल लेंगे तो भी आसानी से भूल जाते। तीसरा नंबर का होता है, इसका बोलते हैं विसर्ग, दो बिंदी होती है उसे कहते हैं विसर्ग। तो अब इसका जैसे पढ़ते ये बोलेगा प्रात, लेकिन अब ये क्या बोलेगा प्रात है, क्योंकि यहाँ पर है की ध्वनि सुनाई दे रही है लिखा हुआ नहीं है। तो जिनके उच्चारण में है ध्वनि सुनाई दे अपने आप निकल जाती है वो होता है विसर्ग। और हमेशा संस्कृत भाषा के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा के शब्दों में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे प्रातःकाल, जैसे आ जाता है अंतःपुर, अंतःपुर, जैसे आ जाता है अध्यपतन, अध्यपतन। तो यानी जिनका उच्चारण करते समय है ध्वनि सुनाई देती हो वो होता है विसर्ग। अब हमारे यहाँ पर हम करेंगे स्वरों के प्रकार। स्वर होते हैं वो दो प्रकार का होते हैं। पहला वाला होता है ह्रस्व, लघु और मूल स्वर। ये ह्रस्व स्वर होते हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता हो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे ए और ऐसे बन गया आ, यहाँ आ जाता है छोटी ई और छोटी ई, इससे बनता है बड़ी ई। फिर आ जाता है छोटा ऊ और छोटा ऊ, इससे बनता है बड़ा ऊ। फिर आ जाता है ए और ई, इससे बनता है ए। फिर ए और ई, इससे बनता है आई। फिर ए और ऊ, इससे बनता है ओ। फिर आ जाता है ए और ओ, इससे बनता है औ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में 1 गुना समय लगता है वो होता है ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में दुगना समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जो ये हमारे देख लो, आ में दुगना लगा, ई में दुगना लगा, ऊ में दुगना लगा, इन सभी में लगा। हमारे ये वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं, इनको संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं और इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि भाई इनको कौन सा कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ह्रस्व में 1 गुना समय लगता है, दीर्घ में दुगना समय लगता है। तो ये वाले हो गए। अब एक स्वर तो होते हैं 2 प्रकार के, कुल स्वर होते हैं 11। इन 11 स्वरों को 2 प्रकार में बांटा गया है, लेकिन परीक्षा में ऐसे भी पूछ लिया जाता है भाई प्लुस स्वर क्या होता है? एक वाला प्लुस स्वर होता है, इसमें 1 गुना समय लगता है, इसमें दुगना समय लगता है। और प्लुस स्वर में यानी जिनका उच्चारण करते समय दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना समय लगता है वो होता है प्लुस स्वर। जैसे आपके सामने यहाँ पर है, यानी ओम होता है ये, तो इसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं तो दुगुने से 3 गुना, 4 गुना, जैसे बोलते हैं ओम। और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, यों करके, और यों भी लिख देते हैं। इसके अलावा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यों करके और यों बना करके, ये भी ओम बना जाएगा। परीक्षा में पूछ लिया जाता है निम्न में प्लुस स्वर है, तो इन्हीं में से उत्तर होगा। क्योंकि प्लुस स्वर नहीं होता तो दूर जो भी खड़ा रहता है उसको संबोधित करने के लिए प्लुस स्वर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आ जाता है, जैसे अपन ने लिख दिया यहाँ पर पापा। अब इस पापा शब्द में दुगना समय लगा है, दीर्घ है, लेकिन यहाँ पर जो अगर मान लीजिए पापा दूर खड़े हुए हैं और तेज आवाज में बोलना पड़ेगा तो जोर से बोलना पड़ता है, ऐसे बोलेंगे पापा। तो ये 3 गुना समय लग गया, 4 गुना लग गया, वो होता है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर का प्रयोग संगीत की तान जहां पर होती है राग, वहां हमेशा प्लुस का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है एक संगीतकार होता है वो ऐसे करता है, तो ये प्लुस स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, ये जो स्वर थे उसका हमारा अगला टॉपिक है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ध्यान दीजिए दोस्तों, छोटे से छोटा कण होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। जैसे मान लो ये, इसके भी 3 भाग होते हैं, एक ये वाला, एक ये और ये वाला। हमारा जो मुखमंडल होता है इसके 3 भाग होते हैं, ये वाला है, एक ये वाला भाग होगा, एक ये वाला भाग होगा और एक ये वाला भाग होगा, ऐसे 3 भाग होते हैं। तो अब इसमें देखो हमारी ये जो 11 स्वर है इनको यहाँ पर अपन को क्रम करेंगे।
तो सबसे पहले हम पश वाला ले लेते हैं। ध्यान दो, हिंदी में एक होता है जो हमको दिखाई देते हैं वो नहीं होता, उसका अंदर से आवाज निकलती उसको पहचानना है। तो पहले पीछे वाले ले लेते हैं हम, यानी हमारे होठों की आकृति ऐसे हो जाती है। तो ऐसे कौन कौन सी वर्णों होती है, ध्यान दीजिए। ये वाला हो गया हमारा ऊ, इसके बाद में हो गया बड़ा ऊ, फिर हो गया हमारा ओ, और हमारा हो गया औ। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए अपन होठों को इस प्रकार से नहीं करेंगे यूं, तो इनका उच्चारण कदापि नहीं होता। जैसे बोला ऊ, ओ, औ, तो हमारे ये पीछे वाला भाग होगा, पीछे से भाग इस पर दिखाई देते। अब हम ले लेते हैं मध्य वाला भाग। जैसे हमने बोला ए, जैसे बोला आ, इसकी जो ध्वनि होती है वो पूरी की पूरी बाहर निकलती है। क्यों? ये बीच में से आ रही है। अब ले लेते हैं अग्र वाला। अग्र वाला भाग होता है आगे से। क्यों? कि आवाज हमारी अंदर से बाहर आती है, तो अंदर से बाहर आएगी तो ये होठ जो दिखते हैं वो हमेशा पीछे का भाग होता है। ये फ्रंट होता है वो तो आगे का है, लेकिन हमारी जो आवाज होती है बोलने समय वो हमेशा अंदर से बाहर निकलती। तो पहला भाग ये हो गया, बीच का ये होगा, ये पीछे का हो गया। तो पीछे वाला अपन ने लिख दिया, ये मध्य का होगा ए आ, यानी पूरी आवाज फुल रूप में आ जाती है। और फिर ये वाला होता है छोटी ए, बड़ी ए, उसके बाद री और ए और आई। तो ये वाला होता है वो क्या होगा, अग्र स्वर। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होते हैं, और 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश स्वर। अब ऐसे पूछ लिया जाता है निम्न में अग्र स्वर है तो केवल इन्हीं में से उत्तर आएगा, मध्य स्वर है तो इन्हीं में से उत्तर आएगा, पश स्वर पूछ लिया तो इन्हीं में से उत्तर आएगा। अब ये वाला हमारा अगला वाला जो टॉपिक है इसी में, वो वाला है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। कौन सा वाला हो गया? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के आधार पर स्वर के भेद। यहां पर लिख दिया स्वर के भेद। तो ये वाले होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार क्या होती है? बोलते समय हमारा मुंह होता है वो गोल बन जाता है। तो गोल कौन कौन से में बनता है? एक तो बनता है ऊ, इसके बाद में बड़ा ऊ, इसके बाद में आ जाती है ओ, इसके बाद में आ जाता है औ, और शेष बचे हुए रहते हैं वो अवृत्ताकार होता है। कौन कौन से? जैसे ए, इसके बाद में आ, इसके बाद में छोटी ई, बड़ी ई, री ऋषि और ए तथा आई। ध्यान दीजिए दोस्तों, परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो ये वाले होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है वृत्ताकार, दूसरा होगा अवृत्ताकार। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि वृत्ताकार स्वर कौन कौन से? तो इन चारों में से है। वृत्ताकार यानी हमारा मुंह एकदम गोल हो जाता है वो होता है वृत्ताकार। फिर आ जाता है अवृत्ताकार जिसमें हमारा मुंह होता है वो गोल नहीं बनता और जैसी स्थिति होती है उसी प्रकार का रहता है। तो अवृत्ताकार में इनमें से पूछ लिया जाता है। अगला वाला टॉपिक है हमारा वो है जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद। ये वाले दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विव्रत स्वर। विव्रत का अर्थ होता है जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है। हमारे जो 11 स्वर है इनको यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर रेखांकित करना है, यानी जिनका उच्चारण करते समय मुंह पूरा खुलता है वो होता है विव्रत स्वर। जैसे हमने बोला ए, पूरा मुंह नहीं खुला। आ बोलते हैं तो पूरा का पूरा मुंह खुलता है, इतना मुंह खुल जाता है। छोटे मोटे जब बच्चे होते हैं उनको जब दवाई दी जाती है तो हमेशा उनको आ करके बोला जाता है। एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है वो भी डॉक्टर यूं कहता है कि आ बोलिए, तो उससे क्या पूरा मुंह खुल जाता है। तो विव्रत स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है वो होता है विव्रत स्वर। अब हम आ जाता है अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध का अर्थ होता है आधा। जैसे आप देखेंगे हम ए बोलते और आई बोलते हैं तो ज्यादा कौन से में खुलता है? ए आई, यानी आई में हमारा मुंह ज्यादा हुआ, चाहे बाद में कम हो जाओ, लेकिन ए बोलते और आई बोलते दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। आई उसमें ज्यादा खुला, इसका मतलब है ये आई, ये वाला। अब इसके बाद में आ जाता हमारा ओ और औ देख लेते दोनों। तो ओ होता है उसमें कम खुलता है और औ होता है उसमें ज्यादा खुलता है। तो हमने हो गया, यह तो होगा एक तो होगा आई,
और यह हो गया हमारा औ। इनमें इसकी परिभाषा होगी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो वो होता है अर्धविवरत स्वर। तो ये ऐ और औ है। फिर हमारा तीसरा वाला होता है समृत स्वर। समृत स्वर क्या होता है, हमारा मुखमंडल जैसा है वैसा का वैसा बना रहे। हम यानी दांतों को अगर भींच कर भी बोलेंगे, होठों से हल्की सी आवाज निकले तो यानी, तो यहाँ पर देखो जैसे हमने बोला, मान लीजिए ई, बड़ी ई, इसके बाद में ऊ, बड़ा ऊ, और री, ऋषि। इनका हम उच्चारण करते समय हमको मुख खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद सा हो, मुख कैसा होता है, बंद सा, वो हमेशा समृत स्वर होते हैं। तो ये वाले कितने हो गए, ये वाले हो गए। अब हमारा आ जाता है अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत क्या होता है, जिनका उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता हो, मुख आधा बंद रहता है, वे होते हैं अर्ध समृत स्वर। तो बच कौन कौन से गई, एक तो हो गया ए और एक हो गया ओ। तो ये वाले हो गए। इसमें काम आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा नंबर का है और चौथा नंबर का है, अगर उस परिभाषा को देखेंगे तो लिखा हुआ अलग है लेकिन महसूस एक जैसा होता है। विवृत में मुख पूरा खुलता है, अर्ध विवृत में मुख आधा खुलता है, आधा खुलता है। इसमें मुंह लगभग बंद रहता है और इसमें आधा बंद रहता है, यही फर्क है। इसमें तो क्या हो गया कि आधा खुलता है, इसमें आधा बंद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि भाई जीवा प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 4 प्रकार के, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, परिभाषा दीदी अर्धविवृत स्वर है, तो ये उत्तर हो गया। अर्धविवृत स्वर है तो ये वाले उत्तर हो गए। समृत स्वर है तो इन्हीं में से उत्तर हो गए 5 में से। और अर्धसमृत पूछ लिया तो ये वाले हो गए। हमारा जो ये 11 स्वर होते हैं, इनका पूरा का पूरा रूपांतरित है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।